हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज का जो ये सेशन है वो ऑब्वियसली स्पेशली डिज़ाइंड है आरबीआई असिस्टेंट जो 2026 के प्री एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए। लेकिन ये जो लेसन है, वो जो क्लास है, दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वली हेल्पफुल फॉर ऑल प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स ऑफ दिस ईयर। तो अगर आप आरबीआई असिस्टेंट के एग्ज़ाम इस बार दे रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड गो थ्रू इट, एंड अगर आप नहीं भी दे रहे हो यू शुड वॉच इट बिकॉज दिस वुड गिव यू अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया हाउ यू शुड बी डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी हैव टेकन टुडे। आज जो हम लोगों ने लिया है, वो जो पर्पस लिया है, जो एजेंडा लिया है, उसके बेसिस में जो क्लैरिटी आएगी उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए इन एरियाज़ में जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आज जो सेशन है वो प्राइमरीली ओरिएंटेड है वोकैबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। एंड सरप्राइजिंगली आप शायद देख रहे हो कि सर पैरा कंप्लीशन, लेकिन वो तो प्रीलिम्स में उस तरह से नहीं आते हैं। I know that, and why I have included para completion I'll tell you in a moment, but उससे पहले एजेंडा को एक बार देख लेते हैं बिकॉज इसका जो आंसर है वो एजेंडा में ही आपको मिल जाएगा। So when I was designing this particular session, I thought कि if you look back into RBI Assistant 2023 exam, तो what did we find? हमने देखा कि एग्ज़ाम का लेवल जो है वो बहुत हाई नहीं आया था, और वन ऑफ द रीजंस एंड वन ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट वाज कि जो कट ऑफ है वो बहुत हाई चला गया था, राइट। तो एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चैलेंज अगर उस तरह का पेपर आ गया, अगर सिमिलर पेपर आ गया, वुड नॉट बी डूइंग क्वेश्चंस बट द चैलेंज वुड बी टू हैंडल द टाइम इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर, राइट। ठीक है, तो अगर सिमिलर काइंड ऑफ पेपर आ गया जो 2023 में आया था, तो हमारा मेन जो फोकस या मेन जो चैलेंज होने वाला है वो टाइम मैनेजमेंट होने वाला है। नेक्स्ट, अब टाइम मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए हमारा चैलेंज, या हाउ डू वी हैंडल दैट चैलेंज। इसके दो पहलू है। पहला, आइडेंटिफाइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड असर्टेनिंग टाइम टू बी गिवन टू दैट क्वेश्चन। तो आज जिस टाइप के क्वेश्चन हम लोग उठा रहे हैं वो उस टाइप के क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में। सो यू सी आई हैव प्लान्ड अ कपल ऑफ लेक्चर्स ऑन इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन फॉर आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स। तो आज जो हम लोग उठाने वाले हैं दैट दोज आर ट्रेडिशनली लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस। लेस टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस मतलब ये वो वाले क्वेश्चन है जो फास्ट हो सकते हैं। ऑब्वियसली एक्यूरेटली तो होना ही है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हमें एक्यूरेटली करने हैं, उसके बारे में तो मैं सॉल्यूशंस में बात करूंगा, लेकिन इनमें ऑन एन एवरेज टाइम कम लगेगा। अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आ गया, पैराजंबल से क्वेश्चन आ गया, एरर डिटेक्शन से क्वेश्चन आ गया, इनमें टाइम इनके मुकाबले ज़्यादा लगेगा, राइट। ओके, सो टुडे आई एम टेकिंग दोज सेट्स विच वुड टेक यू लेस टाइम टू डू। तो उससे क्या हो जाएगा, एक ओरिएंटेशन आपका बन जाएगा कि ओके इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना होगा। तो आज के जो क्लास है उसमें मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसमें जो टाइम आपको देना चाहिए वो भी मैंने लिखा हुआ है, एक रेंज लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, जब भी मैं वो क्वेश्चन दूंगा आपको सामने दिख जाएगा कि वो टाइम रेंज क्या है, मैं बता भी दूंगा। आपको उस टाइम रेंज के अंदर उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है, राइट। पॉज करके लेक्चर को और फिर रिज्यूम करना है जहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, और फिर अगर आप नहीं कर पाए तो आपको दिख जाएगा, अगर आप कर भी पाए तो उसमें आपको सीखने को मिल जाएगा कि इस तरह से और अच्छे तरीके से आप कर सकते थे। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द very clear agenda point of today. So identifying type of question and ascertaining time. अब लेकिन इसमें भी I thought of introducing a layer to it. क्यों? क्योंकि ये assume करना कि पिछले बार के तरह ही इस बार का पेपर आएगा, doable आएगा, बहुत आसान आएगा, ये assume करना थोड़ा सा far-fetched भी हो सकता है। All of you know that the number of applications have been mind-blowing, right? So
जो एप्लीकेशंस आए हैं वो काफ़ी बड़ा नंबर है, सीट्स भी आपको पता ही है, तो वैकेंसीज भी आपको ही पता है। तो इसके अब उस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो देयर इज़ अ चांस कि इस बार ये लोग एक डिफ़िकल्ट पेपर दे दे, राइट। तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रांगली आया कि व्हाट इफ इट इज़ डिफ़िकल्ट, आई शुड सेंसिटाइज यू टू इट। मुझे आप लोगों को बताना चाहिए कि अगर डिफ़िकल्ट आ गया तो आप कैसे हैंडल करो। और ये कैसे बताऊं, सबसे आसान या सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे इफेक्टिव तरीका ये होगा कि मैं अगर आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, आज के जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उसी के अंदर मैं आपको बीच बीच में टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, लिटिल चैलेंजिंग क्वेश्चंस डाल दूं। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस हम लोग थोड़े से चैलेंजिंग और मोर टाइम कंज्यूमिंग डाल देंगे, राइट। और वहाँ पे ही आता है पैरा कंप्लीशन, राइट। तो एक पैरा कंप्लीशन का सेट डाल देंगे, एक वोकैबुलरी का डिफ़िकल्ट सेट डाल देंगे, राइट। तो इस तरह से मैंने इसको एक मिक्स बनाया है सो दैट इवन इफ यू गेट अ डिफ़िकल्ट पेपर, यू नो हाउ यू डू रिएक्ट। अब कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है, वो तो जब हम लोग क्वेश्चंस आएंगे उस टाइम पे मैं बात करूंगा, बट did you get the idea behind the design of what I am going to do? You guys all know कि I always tell you what and how I have designed so that you can take the most benefit out of it. So that was the idea, guys, so that you can align your next 20-30 minutes with the agenda points that we have set for ourselves. Okay, right? So with this we will start off, but before I start off, some things to share with you. अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ चाहिए तो होपफुली आप मेरे इंग्लिश और सीआर का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका पार्ट आप हो। अगर आप नहीं हो तो उसमें ज्वाइन कर लो, लिंक मैं पिन कमेंट में दे दूंगा और उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि आपके इस साल के प्रिपरेशन के लिए, इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के प्रिपरेशन के लिए बहुत रेलेवेंट होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। और एक्टिविटीज़ की जब बात आई तो आई होप कि आप सबको हमारे डर फ्री आरसी ड्रिल्स के बारे में पता है और आप लोग वो रोज़ लगा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ गाइज रिवोल्यूशनरी। आप लोगों को मैंने विपिन सर ने अलग अलग बार ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि डर फ्री आरसी ड्रिल्स के पीछे हमारा आइडिया क्या है। रोज़ अलग अलग जगह से, वैराइड सोर्सेज से, और वो सोर्सेज जहाँ से एक्चुअली एग्जाम्स उठाते हैं, नॉट फ्रॉम ओनली अ पर्टिकुलर न्यूज़पेपर, नो, फ्रॉम मैगजीन्स, फ्रॉम बुक्स। तो वो सोर्सेज जहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम बॉडीज़ उठाते हैं, वहाँ से हम लोग पैसेज उठा के उसका आरसी बना के आप लोगों के लिए दे रहे हैं एवरी डे, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, राइट। तो इसमें ये आप लोगों को स्मार्ट रीड में जाके अटेंड करना है। अगर आप अटेंड कर रहे हो वेरी गुड, उसको कंटिन्यू करो। अगर नहीं कर रहे हो तो कल से ही स्टार्ट कर देना, या आज से ही स्टार्ट कर सकते हो वैसे तो। लिंक इसका भी नीचे होगा, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडो। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, पॉज द लेक्चर, see the time here, 15 to 30 seconds, and within 15 seconds try to do it, if not within 30 seconds. Done? Okay, so I started with a very simple question so that we warm up. ये दिखता है कि he blank when he saw the huge spider on his bed. तो एक स्पाइडर को बेड में देखा तो क्या इमोशन होगा। मैंने आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा बताया था कि जो ब्लैंक का टोन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, तो ये टोन नेगेटिव की तरफ होगा और ये टोन का जो मीनिंग होगा दैट वुड बी एसोसिएटेड विद फियर। अब इन सारे चारों के चारों ऑप्शंस में से फियर के साथ एसोसिएटेड कौन सा इडियम है? हैड ए चेंज ऑफ हार्ट? नहीं, हैड ए चेंज ऑफ हार्ट का मतलब होता है कि कोई अपना माइंड या ओपिनियन जो है चेंज करता है। पहले कुछ और सोचता था, अभी कुछ और सोचता है, ठीक है।
जंप द गन, नहीं, ये फियर नहीं दिखाता है, ये दिखाता है टू एक्ट प्रीमेच्योरली और हेस्टिली। हिट द रूफ, नहीं, ये भी नहीं दिखाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है टू लूज वंस टेम्पर, गुस्सा हो जाना, टू बिकम एंग्री। जम्प्ड आउट ऑफ ए स्किन, यस, इसका मतलब होता है टू रिएक्ट विथ अ सडन मूवमेंट और जर्क, नॉर्मली विथ फियर और सरप्राइज। ये कॉन्टेक्चुअली एकदम जा रहा है इस ब्लैंक में, सो देयरफॉर द आंसर वुड बी डी इन दिस केस, राइट? ओके, सो पहले वाले का आंसर डी। आप लोग जैसे आंसर्स को जैसे ही करते रह रहे हो, एक जगह पे अपना नोट भी बनाते रहो, कितने सही हुए कितने गलत हुए, बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस सेशन आई वांट ऑल ऑफ यू टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि सर मेरे 15 सही हुए, 16 सही हुए, 2 गलत हुए, राइट? अराउंड 17-18 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे, कितने सही हुए कितने गलत हुए, ये ज़रूर आप नोट करके मुझे बताइएगा। ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आपका कुछ भी डाउट है, कुछ भी आप सोचना चाहते हो या पूछना चाहते हो अबाउट दिस एग्जाम और इंग्लिश प्रिपरेशन, CR प्रिपरेशन इन जनरल, वो भी डाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अगेन 15 to 30 seconds, do it. Done? Okay. So let's see. The new policy blank and increase. Now, अभी तक जब भी मैं न्यू पॉलिसी देखा तो मुझे पता है यहां पे सिंगुलर सा वर्ब आएगा, राइट? ओके, सिंगुलर सा वर्ब आएगा। आगे पढ़ते हैं। एन इंक्रीज इन सस्टेनेबल प्रैक्टिस लीडिंग टू अ मोर ब्लैंक अप्रोच टू रिसोर्स मैनेजमेंट। नाउ इसमें भी हमें समझ में आ रहा है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। अब इस सोच से, ये फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोगों को ऑलरेडी कराया हुआ है, राइट? अच्छा, यहां पे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, यहां पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात की जा रही है, तो जो ओवरऑल सेंटेंस का टोन है वो पॉजिटिव है, तो नॉर्मली ये भी एडजेक्टिव पॉजिटिव होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिंग कीवर्ड्स लाइक बट, हाउएवर, ये सब नहीं यूज हुआ है, तो मोस्टली ये भी पॉजिटिव होगा और ये सिंगुलर वर्ब होगा। अब इस नॉलेज के साथ देखो, जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने तो आपको एक्सप्लेन किया, इसीलिए मुझे शायद 30 सेकंड लग गया, लेकिन जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं, अगर इस तरह से लॉजिकली सोचोगे तो ये सारा डेटा जो है आपके सामने एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद जब आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करने आओगे, यू वुड टेक मच लेस टाइम, ठीक है? नाउ लेट्स सी दिस। Enforces is singular, promotes is singular, prevent is not, इसको हटाओ, projects is singular। तो enforces an increase in sustainable practices, promotes an increase in sustainable practices and projects an increase in sustainable practices। अब यहाँ पे projects वैसे irrelevant लग रहा है contextually, बट फिर भी हम आगे बढ़ेंगे और adjective से क्लियर कर लेंगे, बिकॉज देखो, जैसे ही आप दोबारा पढ़ोगे तो आपका टाइम जाएगा और हमारा टाइम यहाँ पे बहुत बहुत कीमती है। तो 15-20 सेकंड में कोई क्वेश्चन करना है तो एक ऑप्शन के बेसिस पे या एक ब्लैंक, अगर आपके पास 2 ब्लैंक है, एक ब्लैंक के बेसिस पे एलिमिनेट करने की कोशिश में ज्यादा टाइम लगा देना, दैट्स नॉट स्मार्ट, राइट? ओके, तो आप आगे के वाले ब्लैंक में भी चले जाओगे और उसमें से अगर एक ही बचता है तो उसी को आंसर कर दोगे। लीडिंग टू अ मोर, एक पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिव काइंड ऑफ अप्रोच। अब इन्फोर्स्ड अप्रोच, एक तो अजीब सा लग रहा है, इन्फोर्सेस इधर और इन्फोर्स्ड इधर, फिर भी रख देते। कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, डेफिनेटली पॉजिटिव। एक तो इन्फोर्स पॉजिटिव उस तरह से नहीं है, राइट? वो तो जबरदस्ती कराने का बात है। तो बिटवीन ए एंड बी। और अगर हम यहां पे देखें डी में, फ्रैगमेंटेड अप्रोच, फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है बटा हुआ, टूटा हुआ, विच इज नॉट पॉजिटिव इन कोनोटेशन। तो ओनली बी कैन बी द आंसर हियर, बिकॉज इट सैटिस्फाइज बोथ द सिंगुलर वर्ब वाला कंडीशन एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव वाला कंडीशन। देखो, जैसे ही आपने दोनों ब्लैंक्स के ऑप्शंस के बेसिस पे काम किया, आप जल्दी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। नहीं तो मल्टीपल रीडिंग चाहिए होगी आपको आंसर करने के लिए, जिसपे थोड़ी सी ज्यादा टाइम लग जाएगी, ठीक है? राइट, सो बी इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला कीजिए। डन? चलिए, सो यहां पे क्या बोलते हैं? A recent New York Times report found that states that had the least blank are now blank the worst outbreaks, right? तो इनमें
कुछ ऐसी चीज थी जो लीस्ट थी। अब यहां पे टोन समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये शायद ऐसा कुछ न्यूट्रली होगा, ऐसा कुछ चीज था जो कि सबसे कम था और उसके वजह से उनको सबसे ज्यादा आजकल नुकसान फेस करने को दिख रहा है। तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबली एक न्यूट्रल या नेगेटिव साउंडिंग वर्ड आएगा, पॉजिटिव तो नहीं आ सकता है, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन एंड मूव ऑन फॉर द ऑप्शंस। had the least confinements and are now struggling the worst outbreaks। तो स्ट्रगलिंग द वर्स्ट आउटब्रेक्स ग्रामेटिकली रॉन्ग है। अच्छा, ग्रामर भी तो देखना है ना, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, ठीक है। कन्फाइनमेंट्स में आप सोच सकते हो कि जिनमें सबसे ज़्यादा कम कन्फाइंड किया गया था, बट एक्चुअली कन्फाइनमेंट्स का मीनिंग होता है अ प्लेस वेर यू लिमिट फ्लो, राइट? प्रिजन में कन्फाइनमेंट कहा जाता है, बट यहाँ पे एक डिजीज की बात की जा रही है और बोल रहे हैं कि जो स्टेट्स में लीस्ट कन्फाइनमेंट था वो नाउ स्ट्रगलिंग द वर्स्ट आउटब्रेक्स। तो ये स्ट्रक्चर ही गलत है। एक तो ग्रामर स्ट्रगलिंग के साथ गलत जा रहा है और कन्फाइनमेंट भी उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशंस had the least regulations are now acquitting the worst outbreak। तो acquitting का मतलब होता है to let go। कोई if someone is guilty or charged of a crime और उसको हम जाने देते तो acquittal होता है। तो ये incorrect है contextually। has the least restrictions जा रहा है context के साथ। experiencing the worst outbreaks है तो न्यूट्रल वर्ड एक्सपीरियंसेस, बट पूरी चीज पे एक नेगेटिव मोहर सा लग रहा है। दिस कैन डेफिनेटली बी ABC में C इज बेटर। हैड द लीस्ट लिमिटेशंस आर नाउ जजिंग द लिमिटेशंस, तो भी सही था, जजिंग कॉन्टेक्चुअली इरेलेवेंट है। तो आपका यहां पे आंसर हो गया D। सो D वुड बी द आंसर इन सॉरी D ना C ये वाला C वुड बी द आंसर इन दिस केस, ठीक है, right? Okay, so that was your answer to this question. Now अब हम लोग next वाले question पे चलते हैं। The last question of fill in the blanks, इसको try कीजिए again 15 to 30 सेकेंड में। लास्ट सिंपल क्वेश्चन ऑफ fill in the blanks, लास्ट क्वेश्चन बोलना भूल रहेगा, गलत रहेगा। डन, चलिए। The company has been blank, राइट तो यहां पे डेफिनेटली आपका जो वर्ब का फॉर्म ईडी या इस तरह का कोई वर्ब आएगा, बिकॉज हैज बीन के साथ यूज हुआ है। बाय सीरीज ऑफ स्कैंडल्स एंड ब्लैंक, तो यहां पे भी नेगेटिव ही आएगा क्योंकि स्कैंडल्स नेगेटिव है, फ्रॉम इट्स कस्टमर एंड इन्वेस्टर्स। अब यहां देखते हैं, द कंपनी हैज बीन प्लेग्ड हो सकता था, प्लेग नहीं होगा। एफ्लिक्टेड हो सकता है। स्कैंडल्स एंड सपोर्ट पॉजिटिव है, इसको भी हटाओ, राइट। हैज बीन ट्रबल्ड हो सकता है। by a series of scandals and criticism, नेगेटिव है criticism, तो ये भी हो सकता है, तो इसको रख देंगे। beset by हो सकता है, beset मतलब घिरा हुआ है। scandals and praise ये नहीं हो सकता, praise पॉजिटिव है, तो only answer that can be is C, right? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मुझे 30 सेकेंड्स 35 सेकेंड्स करीब लग रहा है, तो आप लोग जब खुद करोगे तो ऑब्वियसली 15-20 सेकेंड्स में डूएबल है, राइट? व्हाई एम आई गिविंग यू द टाइम alongside the questions? The reason is so that you can identify with the time, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, मैं फॉर अ मोमेंट लेट मी मूव आउट ऑफ द स्क्रीन बिकॉज यू हैव टू ऑल्सो रीड द डायरेक्शन। इसमें आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो पढ़िए, 30 to 60 सेकेंड्स में इसको करने की कोशिश कीजिए। डन, ओके। Now I'll come back on the screen and would see what it does say. The following question consists of a paragraph with a blank. Choose the most appropriate sentences from the given options that must fill in the blank to form a grammatically correct and contextually meaningful paragraph. तो अचानक से fill in the blanks आते आते एक para completion आ गया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस ऐसे कंडीशंस में क्या किया जाए। पहली बात तो जो आपको याद रखनी है कि आपको पैनिक नहीं करनी है, राइट? अगर होता क्या है कि जब हम लोग एक एक रोल पे है, वी आर इन अ फ्लो और हर क्वेश्चन 15 सेकेंड में हो रहा है, जैसे अभी हो रहा था,
तो उसके बाद हम लोग ना अपने आप से एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि हर क्वेश्चन उसमें होगा, बट हर क्वेश्चन तो सेम नहीं होगा ना, राइट। और ये दिमाग में आपका रहना अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस में होना जरूरी है, बिकॉज वी आर वेरी वल्नरेबल व्हाइल वी आर टेकिंग अ टेस्ट, और इस वल्नरेबिलिटी का ही यूज हो जाता है पैनिक क्रिएशन में, एंड वी आल्सो डू इट। बट अगर आपके दिमाग के पीछे होगा कि दोस्त हर क्वेश्चन हमारा जल्दी होगा जरूरी नहीं है, अभी ये हो रहा है अच्छी बात है, शुक्र मनाओ, आगे जाते हैं और उस क्वेश्चन के हिसाब से उस टाइम को हम लोग असर्टेन करेंगे। तो द मोमेंट यू रीड द डायरेक्शंस एंड यू फाइंड आउट दैट दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट एंड इज गोइंग टू गेट मोर टाइम, कंडीशन योर माइंड दैट अब इसमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। कितना टाइम देना, ज्यादा टाइम मतलब क्या अनलिमिटेड टाइम? नो, कितना टाइम देना पड़ेगा उस ये क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको आपके सामने टाइम रखा है। जो मुझसे पढ़ रहे हो, एक्टिव रीडिंग करते हो, उनको 30-40 सेकेंड के अंदर हो जाएगा। और इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग बाय योरसेल्फ और आपका लॉजिक ठीक है और आपको पैरा कंप्लीशन करना आता है, तो भी आप 60-70 सेकेंड्स के अंदर तो आराम से कर लोगे, राइट? ओके, नाउ आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, the happiness quotient cannot be measured by scores or surveys. It is not about smiling faces in photographs or curated posts on social media. तो happiness quotient को कैसे मेजर नहीं किया जा सकता है वो पहले बोला, और वो क्या नहीं है वो दूसरा सेंटेंस था। फिर ब्लैंक है, फिर चौथा सेंटेंस कह रहा है इट रिफ्लेक्ट्स हाउ इजीली वन फाइंड्स कंटेनमेंट एंड अमिड इम्परफेक्शन, हाउ ग्रेसफुली वन एक्सेप्ट्स व्हाट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड हाउ डीपली वन कैन अप्रिशिएट द ऑर्डिनरी। तो अब मुझे फोर्थ सेंटेंस दिख रहा है दोस्तों कि हैप्पीनेस कोशेंट क्या रिफ्लेक्ट करती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये थर्ड सेंटेंस है, हैप्पीनेस कोशेंट होता क्या है उसके बारे में बात करना चाहिए। इतना तो लॉजिक हम लोगों में है ना कि हम लोग माइंड मैप जब बनाते, आप लोगों को मैं हर मंडे वाले वॉर सेशन में सिखाता हूं माइंड मैप कैसे बनाना है। तो वो तो चलो एक पूरे पैराग्राफ का माइंड मैप बनाता हूं, लेकिन मैं उसी के अंदर ये भी तो दिखाता हूं ना कि एक पूरे पैसेज का बनाता हूं, लेकिन उसके अंदर एक इंडिविजुअल पैराग्राफ का कैसे फ्लो बनाना है वो भी सिखाता हूं। तो वही चीज अगर आप यहां पे इंप्लीमेंट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि यहां पे ऐसा ही कुछ होना चाहिए कि ब्लैंक में हैप्पीनेस कोशेंट होता क्या है वो आए। तो अब हम लोग ऑप्शंस को देखेंगे। एंड द इंटेलिजेंस कोशेंट मेजर्स कॉग्निटिव शार्पनेस एंड इमोशनल कोशेंट गॉजेस एम्पैथी एंड इमोशनल बैलेंस। एक तो नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसके बारे में आगे जाके कुछ बात नहीं है, दिस इज इररिलेवेंट, राइट? ओके, एडिशनल डेटा दे रहा है, बीच में नहीं घुस सकता है। हैप्पीनेस कोशेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड टैलेंट। अब ये हैप्पीनेस कोशेंट क्या है ये बोल रहा है, ट्रेनिंग टैलेंट थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, फिर भी लग देंगे, इससे बेटर अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसको कंसिडर करेंगे। Our social conditioning has tied happiness to external validation. अब देखो ये अगेन उसकी एक नेगेटिव की बात कर रहा है जो कि ऑलरेडी 2 सेंटेंसेस में हो गई है। अगर मुझे हैप्पीनेस कोशेंट के बारे में और ज्यादा डिटेल में बोलना है फोर्थ सेंटेंस में, यहां पे मुझे उसके बारे में कुछ तो बोलना पड़ेगा कि वो होता क्या है। तो दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड, ये फ्लो को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। इट इज इन एसेंस द स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम, a condition where one's mind, emotions and spirit are in quite harmony. अब यहां पे अगर ध्यान से देखोगे ये एक्चुअली एक डेफिनेशन स्टेटमेंट है। सेकंड वाले में उसने बोला कि वो क्या नहीं होता है हैप्पीनेस कोशेंट, थर्ड वाले में हमें चाहिए था कि वो क्या होता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट हो। बी और डी में डी परफेक्टली फिट कर रहा है उस बिल को, right? So D is a better choice than B when it comes to the logical fittingness of the blank. Therefore, D would be the answer in this case. Use options, my dear friend. If you cannot see, if you do not use options and you try to create an answer by yourself and then go to the options, it will be very difficult. तब आप 30 से 60 सेकंड में नहीं कर पाओगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने लॉजिकल वे में दिखाया, 20-25 सेकंड में आप पैरा को पढ़ोगे, आपके दिमाग में एक आइडिया छवि आ जाएगी कि ये होना किस तरह का चाहिए, राइट? एक्टिव रीडिंग अगर कर रहे हो तो आपको पता ही चल जाएगा कि इसका नेचर क्या होगा। अगर नहीं भी कर रहे हो तो लॉजिकली आपको आइडिया लग जाएगा। मंडे के वॉर सेशंस अगर आप अटेंड कर रहे हो तो उसके बाद जो है आप ऑप्शंस को इवैल्यूएट करो।
ए और सी डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेलेवेंस फैक्टर। बी और डी में जब आप देखोगे, डी वुड कम आउट एज अ मच बेटर ऑप्शन देन बी। ठीक है, राइट? सो डी इज द आंसर इन दिस केस। क्लियर है? नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Again, I'll move out from the screen so that you can read the direction and do it. Done? चलिए, इसमें भी मैंने अगर आपको टाइम दिया था 30 से 45 सेकेंड, उससे थोड़ा सा कम दिया था। अच्छा, पहले एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। इन क्वेश्चन बिलो देयर आर 2 स्टेटमेंट्स इन विच ईच स्टेटमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 blanks. You have to choose the option which provides the correct set of words that fits both the blanks in both the statements appropriately and in the same order, making them meaningful and grammatically correct. तो आपके पास 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें 2 ब्लैंक्स है, राइट? ओके, और इसमें से जो है आपका एक कोई ऑप्शन होगा जो यहां पे भी फिट बैठेगा, यहां पे भी फिट बैठेगा, राइट? और ये हम आपको निकालना है। अगेन, व्हाई डिड आई गिव दिस क्वेश्चन टू यू? क्या बोला मैंने? कंपटीशन बहुत टफ है, देयर माइट बी एवरी चांस कि वो लोग कुछ मेंस लेवल एलिमेंट्स आपको डाल दे, और उससे होगा क्या, अ नॉर्मल स्टूडेंट वुड पैनिक, और पैनिक में आके जो है वो छोड़ देगा या अपना टाइम बर्बाद कर लेगा। आपको तो पहले ही पता है, आपको तब याद आना चाहिए, हाँ सर ने बताया था कि इस तरह से हो सकता है, राइट? तो आप क्या करोगे दोस्त, आप जो है इमीडिएटली कंडीशन कर लोगे, अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसके लिए 30 से 45 सेकेंड ही दूंगा मैं, और टाइम को बांधते हुए इसको करोगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर क्या ही बात है, ठीक है? तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा, वो तो वैसे भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, बट मोस्टली आपसे हो जाएगा बिकॉज द चैलेंज इज इनसाइड बिफोर यू अटेम्प्ट द क्वेश्चन rather than in conditioning of your mind rather than while you are attempting the question. Obviously कुछ questions challenging होंगे तो उनके लिए तो हम लोग जो है we will always be ready conceptually. Now इसको देखते हैं, आपने किया है the steady declining blank, तो noun होगा यहाँ पे क्योंकि declining जो है adjective है. In the growth rate is all the more troublesome because the economy otherwise enjoys a rather blank कॉम्बिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स। तो ये ट्रबलसम है, ये पार्ट नेगेटिव है, बट यहां पे अदरवाइज एंजॉयज, तो मतलब इसके बाद जो आएगा वो पॉजिटिव होगा, राइट? ये एक न्यूट्रल नाउन होगा, नाउन क्या होगा उसका तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बट ये पॉजिटिव होगा, ये हमारा बहुत ही क्लियर है। नाउ अब अच्छा, पॉजिटिव होगा और क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा, ये एडजेक्टिव होगा। अब यहां पे इस केस में अगर आप चाहते हो, क्योंकि सेकेंड सेंटेंस को पढ़ना है वो पढ़ सकते हो, पर इसी केस में आप यू कैन एंड अप एलिमिनेटिंग सम स्टफ, जैसे सेकेंड वाले के बेसिस पे बेनिफिट को एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि वो एडजेक्टिव नहीं है, राइट? फेवरेबल हो सकता है, इंकरेजिंग हो सकता है, नाइस हो सकता है, कंड्यूसिव हो सकता है, बट बेनिफिट नहीं हो सकता। अब आगे बढ़ते हैं। वी होप दैट relevant people of the Indian military will see the historical blank and be more blank to the development of China-India relationships. The ministry added, right? And would be more relevant people will see historical blank. अब देखते हैं दोनों को, पहले यहाँ पे भी नाउन ही आना चाहिए, फिर हिस्टोरिकल फेट, डिक्लाइनिंग फेट, डिक्लाइनिंग फेट हो सकता है, हिस्टोरिकल फेट नहीं हो सकता, इट डजंट मेक सेंस, तो ये भी गया। हिस्टोरिकल एटमोस्फियर डजंट मेक सेंस, हिस्टोरिकल एटमोस्फियर कैसे होगा? हिस्टोरिकल कॉन्डुइट, कॉन्डुइट मतलब पैसेज होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होता है, ये भी, और डिक्लाइनिंग कॉन्डुइट भी नहीं हो सकता है, तो ये भी गया। तो बचता सिर्फ हिस्टोरिकल ट्रेंड, डिक्लाइनिंग ट्रेंड, दोनों जगह मैच खाता है, और कॉन्ड्यूसिव एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये भी मैच खाता है। तो ए बी सी डी सारे एलिमिनेट हो गए, बचा ई, राइट? ओके, तो माई पॉइंट इज माई फ्रेंड कि अगर आपका क्वेश्चन अलग दिखता है, डिफिकल्ट दिखता है, पैनिक मत करो, ठंडे दिमाग से इफ यू अप्रोच इट यू वुड स्ले द एग्जाम, राइट? बाकियों को पैनिक करने दो। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट वाला करें।
अच्छा, नेक्स्ट वाले से पहले अ लॉट ऑफ यू गाइज हैव बीन आस्किंग कि सर आपका जो अचीवर्स प्रोग्राम है उसमें हमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए। तो देखो, एक चीज़ बहुत क्लियर है, अचीवर्स प्रोग्राम में अभी भी हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल पूरा बैकग्राउंड ख़त्म किया था, अभी एडवांस प्रैक्टिस में जा रहे हैं यार। उसको आपको तब ही ज्वाइन करना चाहिए व्हेन यू हैव द हंगर फॉर गेटिंग 99 परसेंटाइल अबव इन इंग्लिश एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ CR करेक्ट इन योर रीजनिंग, राइट। अगर ये, बिकॉज यू नो दैट्स अ सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम जिसमें इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, बट उसको तभी ज्वाइन करना चाहिए जब आप सिंसियरली मुझे फॉलो करोगे और 3 से 4 महीने में आप अपने आप को पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे। आधा अधूरा सुनोगे, होमवर्क नहीं करोगे, लेक्चर्स को आप जो है प्राइम वीडियो की तरह, नेटफ्लिक्स की तरह ट्रीट करोगे, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। बट इफ़ यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट हु वांट्स टू क्रैक द एग्जाम दिस ईयर and wants to do that through getting 99 percentile and above in English language section, you are welcome to join. ठीक है, चलिए, so now we will get on to the next set of questions. आप again instruction पढ़िएगा और इसको 15 से 30 सेकंड में कीजिएगा। डन, चलिए, so ये क्या क्वेश्चन है? ये अगर आप देखोगे, इन द क्वेश्चन बिलो अ सेंटेंस इज गिवन फॉलोड बाय 5 ऑप्शंस। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द हाईलाइटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इज करेक्ट विद द रिस्पेक्ट टू ग्रामर, मीनिंग एंड यूसेज। तो आपको ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं आइडेंटिफाई करना है, और नहीं है तो उसको करेक्ट करना है। सॉर्ट ऑफ फ्रेज रिप्लेसमेंट। Although the economy is slowing, consumer spending remains surprising strong. तो अब रिमेन्स है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, रिमेन्स वर्ब है, यहाँ पे डेफिनेटली एडवर्ब आना चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा। तो ये तो गलत है, ओरिजिनल तो गलत है। रिमेन्ड सरप्राइजिंग स्ट्रॉन्ग, वही सेम गलती। रिमेनिंग सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग सही है, बट रिमेनिंग डजंट मेक सेंस हियर, राइट। पार्टिसिपल वर्ब का कोई काम नहीं है यहाँ पे। रिमेन्स सरप्राइज स्ट्रांगली, नो, राइट। Remains surprisingly strong, yes, perfectly fine. तो D is the answer. Again देखा आपने, अगर आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए जाओगे, आपका आंसर ऑटोमेटिकली 30 सेकंड के अंदर आ सकता है, इफ नॉट 15-20 सेकंड्स, बट 30 सेकंड्स के अंदर तो एकदम आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। I'll again move out of the screen. Done? चलिए, what does it say? In the following question, 4 words are marked. These words may or may not be placed in correct order. 4 options with a different arrangement of these words are given. Mark the option with the correct arrangement as the answer. If no rearrangement is required, mark E as your answer. तो बेसिकली वर्ड रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपने अगर देखा कि एक मैंने फ्रेज रिप्लेसमेंट सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन के बाद ही इसको दे दिया, तो दैट इज अनदर ट्रिक दैट एग्जामिनर्स यूज कि आपको कंफर्टेबल होने नहीं देते हैं कोई एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में। आप किसी क्वेश्चन में कंफर्टेबल होते जा रहे हो, यार ये वाला सेट जो है मुझे अच्छा लग रहा है, अचानक से चेंज कर देगा, और ये ट्रोप भी इस बार आरबीआई असिस्टेंट वाले यूज कर सकते हैं। ठीक है, राइट, दैट्स व्हाई आई एम आल्सो डूइंग द सेम थिंग सो दैट यू आर हैबिचुएटेड, यू आर फेमिलियर विथ इट। नाउ देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या होगा। आप लोगों ने डेफिनेटली इसको आंसर किया होगा, तो इसको हम लोग अभी देखते हैं। बोलता क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग हैज इनकम्पास, तो एक तो हैज इनकम्पास गलत है, तो ये तो चेंज होगा। इन द वार्मिंग ऑफ प्लैनेट ड्यू टू एनवायरमेंटल एक्सट्रीम, एक्सट्रीम भी गलत है। एनवायरमेंटल के साथ अगर यूज करना है तो एक्सट्रीमिटीज यूज करना है, इस तरह का वर्ड यूज करना है। दैट रिजल्टेड राइजिंग टेम्परेचर, ये भी गलत है, राइट। मेल्टिंग आइस कैप्स एंड फैक्टर्स वेदर इवेंट्स ऑल वर्ल्ड वाइड, वैसे तो ये पार्ट सही था, बट ओवरऑल के साथ गलत है। अब यहां पे हम डेफिनेटली देख सकते हैं, जैसे ही हमारा पूरा पढ़ा हो जाएगा, कि इनकम्पास जो है वो टेक्निकली एक वर्ब है, राइट। तो वो कहां पे जाना चाहिए? वो यहां पे जाना चाहिए, दैट इनकम्पास राइजिंग टेम्परेचर, इसके जगह पे। अच्छा, यहां पे एक्सट्रीम सिर्फ और सिर्फ वेदर इवेंट्स के साथ जा सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, राइट।
वेदर इवेंट्स का, तो हमें यह पता चल गया कि आखिरी वाला बी होगा। अब आखिरी वाला बी इधर दोनों में है, राइट, ये दोनों एलिमिनेट हो गया। अच्छा, और यहां पे इनकम्पास होगा, तो इनकम्पास मतलब ये ए होगा, तो ए यहां पे है, तो यही वाला सही होगा। सो देयरफॉर योर आंसर वुड बी सी, राइट। ठीक है, आप दूसरे से भी कर सकते हो, जैसे फैक्टर्स। अब फैक्टर्स जो है, या यहां पे हैज के बाद एक वर्ब आएगा, तो ये रिजल्टेड इधर जाएगा। आपने मान लो कि एंड में बी आएगा, ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो पहले क्या आएगा, सी आएगा, लेकिन ये दोनों में सी है, तो इसीलिए मैंने लास्ट बट वन से किया। आप सेकेंड वाले से भी कर सकते हो कि ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। यहां पे तो डेफिनेटली एक नाउन प्लेस है ना, नाउन प्लेस है, तो वहां पे सिर्फ फैक्टर्स आ सकता है, तो उससे भी कर सकते थे। ठीक है, राइट। जिस तरह से भी करते दो हो जाता तो ही आपका आंसर आ जाता, एंड देन यू शुड हैव मार्क्ड इट एंड मूव्ड अहेड। दैट्स आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम शोइंग यू अगेन एंड अगेन, कि यूज ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक विथ योर लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट्स, एंड थिंग्स वुड हैपन मच फास्टर देन इफ यू ट्राई एंड सॉल्व देम ओनली विद द ट्रेडिशनल वे, राइट। ओके, चलिए द नेक्स्ट वन करिए, इसको पॉज करके, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, डन। ओके, अब यहां पे भी देखते, द पावर ऑफ रिन्यूएबल हार्नेस हैज द पोटेंशियल। अब हार्नेस तो गलत है यार, हैज द पोटेंशियल, क्योंकि हार्नेस वर्ब की तरह, पोटेंशियल टू रिड्यूसिंग आवर अप्रोच टू इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब ऐसा बहुत क्लियरली हम लोगों को इस तरफ दिखा रहा है कि यहां पे रिड्यूसिंग जो है, दैट इटसेल्फ इज ऑल्सो रॉन्ग। सोलर पैनल्स एंड विंड टर्बाइंस, एनर्जी सस्टेनेबल सोर्सेज, एनर्जी रॉन्ग है, एनर्जी एक नाउन है जो दूसरे जगह पे जाना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जो है एनर्जी यहां पे जाना चाहिए, बिकॉज वहां पे एक नाउन की दरकार है, यू नीड अ नाउन। सस्टेनेबल सोर्सेज ऑफ पावर ब्लैंक आवर रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, ये तो पक्का ही है कि ये यहां पे रिड्यूसिंग आएगा, बी यहां पे आएगा, यू बिकॉज यहां पे एक पार्टिसिपल वर्ब आ सकता है, तो बी अगर यहां पे आएगा, आपके पास ये है, आपके पास ये है, ये दोनों तो डेफिनेटली इमीडिएटली एलिमिनेट हो जाते हैं। अब ये एनर्जी जाएगा इधर, तो सी वाला जो स्टार्टिंग में जाएगा वही होगा, तो ऑप्शन बी वुड बी द आंसर। देखो, दो किया और उसके बेसिस पे आंसर कर दिया। मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, सो दैट यू कैन डू इट द सेम वे एंड यू कैन सेव टाइम देयर। ठीक है, चले नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, ये वाले आसान होंगे, नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अ लिटिल मोर चैलेंजिंग सेट अगेन, राइट। चलिए, एक तो और भी इसमें है, तो नहीं, ये वाला आसान वाला सेट ही है। हाँ, दिस वाज अ डिफरेंट सेंटेंस क्वेश्चन। इसका इंस्ट्रक्शन पढ़िए और 15 से 30 सेकंड में इसको भी कीजिए। डन। चलिए, ये स्पेलिंग करेक्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी पीछे मुझको बोल रहे थे कि सर आरबीआई असिस्टेंट में ना के मॉक में स्पेलिंग करेक्शन वाले क्वेश्चंस जो है काफ़ी गलत होते जा रहे हैं। तो देखो, स्पेलिंग करेक्शन क्वेश्चंस का गलत होने का एक ही रीज़न होगा, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड तरीके से पढ़ रहे हो तो, और अगर आपको उसका सही स्पेलिंग पता ही नहीं है तो, बिकॉज इफ अगर आपने मेरी एडवाइस सुनी है ठीक से, अभी तक आपने अपनी रीडिंग अच्छी से की है, और जिस तरह से आपको मैंने बोला है पढ़ने के लिए वैसे पढ़ा है, तो आपको स्पेलिंग के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन डिस्ट्रैक्शन होगा तो दिक्कत आएगा, और मैं ये दिखाता हूँ आप लोगों को। द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग ब्रांड विजिबिलिटी। अब देखो, होता क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक होता क्यों है, क्योंकि हम ना पूरे स्पेलिंग को पढ़ते नहीं है। अब वो इनमें करोगे तो चलेगा, पर ये 4 में मत करना, ये 4 में मत करना, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो इतना केपेबल है, वो वर्ड के आसपास देख के एक इमेज बना लेता है कि यही बोलना चाह रहा है। तो आपका ब्रेन जो है अंडरस्टैंडिंग मोड में है, और आपको चाहिए आपका ब्रेन स्पेलिंग करेक्शन मोड में, राइट। तो इसको लाओगे कैसे? अभी बाकी पूरे पेपर में अंडरस्टैंडिंग मोड ही चाहिए, इसमें आपको ये स्पेलिंग करेक्शन मोड लाना है। कैसे लाओगे? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जैसे ही बोल्ड वाला वर्ड आएगा तो उसको मैं माइंड में तो पढ़ूंगा ही, और उसको मैं उसका स्पेलिंग भी पढ़ूंगा। ठीक है,
विजिबिलिटी, अच्छा VISI जैसे ही स्पेलिंग पढ़ोगे आपको दिखेगा ना ना ये तो गलत है, पर आप माइंड में पढ़ते हुए आगे बढ़ जाओगे। जैसे हम लोग एक्टिव रीडिंग में करते हैं या नॉर्मल रीडिंग में भी करते हैं, हम लोग पढ़ते 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 आगे बढ़ते हैं, वो अगर करेंगे तो यहां पे गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो जितने लोगों ने भी मुझसे स्पेलिंग के बारे में पूछा है कि सर कैसे उसको ठीक किया जाए, दोस्तों ये पार्ट ध्यान से सुनना। तो आप पूरी बाकी रीडिंग नॉर्मल की तरह करोगे, बट यहां पे स्पेलिंग को पढ़ोगे एंगेजिंग, तो यहां पे तो ये गलत है, हमें क्लियरली दिख गया क्योंकि बी के बाद आई नहीं है, और आप डेफिनेटली यहां पे ए को मार्क कर सकते हो जो कि ऑप्शन सी है, एंड बल्ले बल्ले यू हैव योर आंसर। बट अगर नहीं आता तो आप हर एक को ऐसे ही करते हैं, एंगेजिंग विद पोटेंशियल कस्टमर थ्रू सोशल मीडिया, मीडिया MEDIA है, ठीक है, एंड क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन, उनमें हम लोग स्पेलिंग नहीं देख रहे, बट इसमें आज प्रेजेंस PRESENCE टू बूस्ट SALES इस तरह से करना है, राइट। तो स्पेलिंग में कुछ भी एरर नहीं होगा, बिकॉज सी स्पेलिंग का एरर होना इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज वो नंबर 10 से 15 सेकंड में वो एकदम सिटर नंबर है आपके लिए, राइट, और उसमें काफी लोगों की गलत हो रही है। तो इसीलिए आई वाज कंसर्न्ड एंड आई थॉट दैट मैं ये आपको दिखा दूं ताकि आप आगे जाके गलती ना करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है, हो गया। आफ्टर अ डिलीशियस मील they indulged DELICIOUS indulge INDULGD in a mouth watering dessert of chocolate, डेजर्ट का वैसे स्पेलिंग ठीक है, अब कॉन्टेक्चुअली देखना पड़ेगा, चॉकलेट केक टॉप TOPPED सही है विद वैनिला, बट अब अगर मैं डेजर्ट को इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वैसे तो स्पेलिंग ठीक है बट चॉकलेट केक का डेजर्ट नहीं होता है ना, मतलब दिस डेजर्ट इज दैट थार डेजर्ट, राइट, रेगिस्तान वाला डेजर्ट, वो तो नहीं हो सकता है ना। चॉकलेट केक इज आइसक्रीम, ये सब DESSERT होता है डेजर्ट, राइट, और वही यहां पे गलत है, तो सी ऑप्शन बी दैट इज रॉन्ग हियर। क्लियर है, राइट। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, अगेन 15 to 30 सेकेंड्स, वेरी सिंपल। आप पैराडाइम हमें समझ में आ रहा है, शिफ्ट, बट पैराडाइम का स्पेलिंग देखते हैं, यहां पे दिया हुआ है, तो जब देखोगे तब भी आ जाएगा, राइट। PARADIGM होता है, यहां पे PARADIGM, डी थोड़ा सा अलग है, यहां पे ऑप्शन दिए हुए थे, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करना था कौन सा गलत है, ये और आसान है क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होते हैं तो आप देख के भी कर सकते हो, राइट। चलो आखिरी क्वेश्चन ऑफ स्पेलिंग ये वाला कीजिए, डन। द डिसीज्ड DECASED सही है एकदम, had a distinguished DISTINGUISHED ये भी सही लग रहा है। एकेडमिक कैरियर, स्पैनिंग, ये वर्ड तो स्पैनिंग है ना, स्पेनिंग कैसे हो गया, ये वर्ड तो होना चाहिए NNING, राइट। सेवरल डिकेड्स, डिकेड्स भी सही है, तो स्पैनिंग इसका मतलब सी है हमारा आंसर, राइट, ठीक है। तो इस तरह से आप स्पेलिंग के क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। चलो अब आखिरी सेट हम लोग करेंगे और वो है एक अलग टाइप के क्लोज टेस्ट का। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए, वो तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा और उस पे जाके हम पांचों क्वेश्चन करेंगे फिर, डन। चलिए सो लेट मी कम ऑन द स्क्रीन, क्या बोलता है, अच्छा पहले डायरेक्शन को पढ़ देते फिर स्क्रीन पे आता हूं मैं। In the passage given below, there are 5 words given in bold and each of these words is represented by a letter. For each word, 4 alternative words are given as options A, B, C, D. We have to find which word amongst the best replaces the given word. Mark E if no change is required. तो ये यूजफुल भी हो सकते हैं, रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। हमारे लिए ये बेसिकली ब्लैंक्स है, राइट। और अगर कोई ऑप्शन नहीं आया तो ऑब्वियसली इनको भी देख लेंगे कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहे कि नहीं, और वैसे ही ये हम लोग उनको ब्लैंक्स की तरह ट्रीट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक एक करके करेंगे। अच्छा यहाँ पे एक अजीब सा चीज़ किया, अगर क्वेश्चन इसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चैलेंजिंग बनाया कि होता क्या है कि अगर आपका क्लोज टेस्ट में पहले से लेके आखिरी ब्लैंक तक आए तो आसान हो जाता है, बिकॉज आपका कॉन्टेक्स्ट सेट होने लगता है। अगर नहीं आए तो दो तरीका है, तो आप जो है क्वेश्चंस को पहले से लेके आखिरी के ऑर्डर में ही करें ताकि आपका कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। एक तो वो वाला तरीका बहुत ही आसान है,
और एक तरीका जो मैं अभी दिखाने वाला हूं कि जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आए उस ऑर्डर में कर रहे हैं, राइट, भले ही वो उल्टा ऑर्डर हो, और देखते हैं हमसे होता है कि नहीं। ये मोर चैलेंजिंग है। इफ यू वांट यू कैन प्रेफर द फर्स्ट वन, राइट। I am going to show you the more challenging one. Why? Because I am showing you that even this is possible and you can get 100% accuracy. ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। Which of the following options should replace E? अब E को ही पढ़ेंगे हम लोग। जैसे क्लोज टेस्ट में मैंने आप लोगों को सिखाया भी है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसके आसपास हम लोग पढ़ लेंगे, उसी से कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करके हम कर सकते हैं। A grand display of public art helps create a community identity and appreciation for art among the Sydneysiders and abide in children a heartening curiosity of art. अब abide तो यहाँ पे डेफिनेटली गलत है। Why? Because abide का मतलब होता है to accept or act in accordance to something, right? रूल हो सकता है, डिसीजन हो सकता है, रिकमेंडेशन हो सकता है, वो तो यहाँ पे एकदम ही इरेलेवेंट है। अब वो चेंज तो करना पड़ेगा। अब ऑप्शंस में जाते हैं। एबिट्स, एबिट्स का मतलब क्या होता है? इनकरेज करना या असिस्ट करना समवन इन समथिंग नेगेटिव, क्राइम में अबेट करना, इस तरह की चीज़ों में। तो ये नहीं हो सकता, कॉन्टेक्चुअली नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव सा माहौल क्रिएट करना है, वहाँ पे अबेट का कोई काम नहीं है। केम्प्ट, केम्प्ट का मतलब क्या है? केम्प्ट का मतलब है समथिंग विच इज़ वेल केयर्ड फॉर, यू नो, समथिंग विच इज स्मार्ट काइंड ऑफ, राइट, बहुत अच्छे तरीके से उसका ध्यान रखा गया हो, राइट, नॉट स्मार्ट बट अच्छे तरीके से ध्यान रखा गया हो। तो ये जो है यहाँ पे उस तरह से नहीं जा रहा है। एंड केम्प्ट इन चिल्ड्रन, केम्प्ट इन चिल्ड्रन किस तरह से होगा? ऑप्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो एक वर्ब आना चाहिए ना, केम्प्ट तो वर्ब है नहीं उस तरह से। इंस्टिल्स, इंस्टिल्स इन चिल्ड्रन अ हार्टनिंग क्यूरियोसिटी हो सकता है, वर्ब है, और यहाँ पे इट मेक्स सेंस, क्योंकि इंस्टिल्स का मतलब होता है ग्रेजुअली बट फर्मली एस्टैब्लिश करना। अब इंस्टिल तो हमारा एक ऑप्शन हो ही गया, ए एंड बी तो गया। स्प्रूस, स्प्रूस का मतलब क्या है? मेक समवन स्मार्टर और टाइडियर, क्लीनर, राइट, वो भी यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो देयरफॉर ओनली सी कैन बी द आंसर इन दिस केस, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला कीजिए, डन। अब डी को कौन रिप्लेस करेगा? अब हम पढ़ते हैं, इवन दोज वर्क्स दैट आर नॉट इंटेंडेड फॉर द आउटडोर्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्कल्पचरल क्वालिटी एंड लुक स्प्लेंडेड इन द ओपन एयर एंड ब्लैंक अमॉन्ग नेचर, राइट। तो यहाँ पे यू नो इट्स समथिंग अमॉन्ग को हमें रिप्लेस करना है, ओपन एयर एंड ब्लैंक नेचर। तो अब अमोंग को अगर रिप्लेस पहले तो अमोंग यहाँ पे सही जा रहा है, नहीं जा रहा है। अमोंग बहुत सारे चीज़ों में एक को पिक करने के लिए होता है, और ये कह रहा है कि ये जो काम है, कौन से काम है वो नहीं पता, बट ये इंटेंडेड नहीं है आउटडोर्स के लिए, राइट, दैट आर नॉट इंटेंडेड फॉर आउटडोर्स प्रोवाइड अ सेट ऑफ स्कल्पचरल क्वालिटी एंड लुक स्प्लेंडेड इन द ओपन एयर एंड ब्लैंक नेचर। तो बेसिकली यू नो नेचर के अंदर, नेचर में, बाहर नेचर में, ऐसा कुछ वर्ड होना चाहिए ना। अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। अमिडस्ट नेचर हो सकता है, नेचर में, राइट। थ्रू नेचर, थ्रू तो एक तरह से दूसरी तरफ जाना होता है। बिटवीन नेचर ये भी नहीं हो सकता है, अमोंग जैसे नहीं हो सकता, अप टू नेचर ये भी नहीं हो सकता है। सो इफ यू लुक एट इट, अमिडस्ट इज इन मिडल ऑफ, थ्रू इज गोइंग फ्रॉम वन साइड टू अदर, between separating two items, and up to is as far as, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ amidst makes sense, ठीक है, राइट, ठीक। चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, डन। अब देखते हैं, अब यहां पे मुझे दोनों पढ़ने पड़ेंगे। बिसाइड्स द डिवोरिंग ऑफ एम्प्टी स्पेस, डिवोरिंग ऑफ एम्प्टी स्पेस, डिवोरिंग मतलब है खाली कर देना, मतलब नॉट खाली कर देना, डिवोरिंग मतलब है भर देना, एम्प्टी स्पेसेस को खा जाना, राइट, ये हो सकता है। इन अर्बन हाउसहोल्ड्स विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ हाई राइज बिल्डिंग्स हैज क्रूशियली ड्रिवन स्कल्पचर्स आउट ऑफ द इंडोर ब्लैंक। तो इंडोर के जगह से आउटडोर में शिफ्ट हो गया है, राइट। ये अब देखते हैं यहां पे इंडोर। अच्छा, थॉट का मतलब क्या है? थॉट का मतलब होता है प्रिवेंट समवन इन अकम्प्लिशिंग समथिंग। तो ये ओरिजिनली तो नहीं हो सकता है, थॉट को तो चेंज करना पड़ेगा। स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीज, और इंक्रीज इन समथिंग, स्पाइक द ड्रिंक, इंक्रीज समथिंग इन द ड्रिंक, और पियर समवन विथ
पॉइंटी एंड, राइट। अगर आपने किसी चीज़ पॉइंटी एंड से किसी को घोप दिया तो उसको स्पाइक कहते हैं। तो ये ऐसा हो गया, तो ये तो इरेलेवेंट हो गया। क्वेयर इज स्ट्रेंज, ये भी इरेलेवेंट हो गया। स्कपर इज प्रिवेंट समवन फ्रॉम वर्किंग, ये भी इरेलेवेंट हो गया। प्रेमाइसिस इज अ प्लेस, एन एरिया, ये एकदम, और एरिया ये एकदम हो सकता है मीनिंग डी का, राइट। तो यहां का डी हो जाएगा। अब लगे हाथ हम लोग बी भी कर लेंगे कि बिसाइड्स एम्प्टी स्पेसेस खत्म हो रहे जा रहे हैं, इसीलिए आउटडोर में आर्ट को जाना पड़ रहा है, यही है ना मीनिंग। तो यहां पे डिवोरिंग, जिसका मतलब है अब्जॉर्बिंग, खत्म कर देना, तो वो एकदम सही जा रहा है। उसकी जगह पे मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग का मतलब क्या है, रिसोर्सेस को यूज में लगाना, वो यहां पे रेलेवेंट नहीं है। अबडक्शन मतलब किडनैप करना, वो रिलेवेंट नहीं है। बैजरिंग मतलब एक ही बात को बार बार रिपीट करना और पेस्टर करना, वो भी रिलेवेंट नहीं है। सकम्बिंग मतलब हार मान लेना, वो भी रिलेवेंट नहीं है, राइट। तो नो चेंज रिक्वायर्ड, इसका होगा ई। जो ओरिजिनल है वो इटसेल्फ करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला कीजिए। डन, ओके। स्कल्पचर इज बाय ट्रेडिशन a public art, and after a period of alienation and private ownership and display, the issue of its significance and function in society has become obnoxious again. अब obnoxious का मतलब होता है something which is hateful, unpleasant, पसंद नहीं आता है, right? अब यहां पे obnoxious का कोई relevance है क्या? नहीं ना। ये कहता है कि स्कल्पचर एक पब्लिक आर्ट का ट्रेडिशन है जिसको आफ्टर अ पीरियड ऑफ alienation and private ownership and display, the issue of its significance and function in society has become relevant again. मतलब अभी फिर से ये आ गया है, कुछ टाइम तक इसको हमने बैक बर्नर में रख दिया था, अभी फिर से ये रेलेवेंट हो गया। अब ये कहां से होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शुड रिप्लेस ए? ऑब्नॉक्शियस तो हो ही नहीं सकता, ये तो चेंज करना पड़ेगा। पर्टिनेंट, हाँ, पर्टिनेंट मतलब रेलेवेंट हो सकता है, तो ऑप्शन ए ही हो सकता है, बट स्टिल बाकी ऑप्शन कर लेते हैं। प्लेग्ड, यार प्लेग्ड नहीं हो सकता है, प्लेग्ड का मतलब होता है ट्रबल, डिस्ट्रेस्ड, ये नहीं हो सकता है। प्लायबल, प्लायबल मतलब जो आसानी से मान जाता है, इजीली इन्फ्लुएंस्ड और एग्रीइंग, ये भी नहीं हो सकता है। अट्रोशियस, ये भी नहीं हो सकते। विकेट, अट्रोशियस का मतलब विकेट मतलब बहुत ही खराब, तो इस तरह का वर्ड, नेगेटिव वर्ड तो हो ही नहीं सकता है। तो ओनली ए इज द रिलेवेंट वन इन दिस केस, राइट, ठीक है। डेफिनेटली अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले और आपको इस तरह से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, मैंने करके दिखा दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? आसान वाला तरीका, राइट। एग्जाम में हीरो बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले ए करो, फिर बी करो, फिर सी करो, फिर डी करो, फिर ई करो, फ्लो में करते जाओगे और आसान होता जाएगा, और वो इस टाइम लिमिट में भी हो जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। I hope you found this class helpful, useful, and you would now use these learnings in your mocks and everywhere and get your chances going. अपना स्कोर जो है टाइप करके कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, कितना आया आपको, और कुछ भी क्वेश्चन है तो you are welcome to put in there. Thank you very much. All the best.